हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार अपने इस चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि काफी लंबे समय से हमने इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया और ऑनलाइन किसी भी तरीके की हम आपको कोई क्लास नहीं दे पाए। ये हमारी पर्सनल कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम तक और उसके बाद भी हम लगातार आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के बहुत बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनमें क्या आ सकता है आप लोगों के लिए, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, उन टॉपिक को मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से तरीके से आप लोगों का एक एक टॉपिक क्लियर कर सकूं, एक एक चीज को उसके बारे में आपको बता सकूं। पिछले जो भी वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं इस चैनल पर, जो शायद आप लोगों ने देखे होंगे और आपका काफी हमें प्यार मिला है, आप लोगों ने काफी कमेंट अच्छे अच्छे किए हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मैं उसी कड़ी को एक बार फिर से आरंभ करता हूं। पिछले जो भी वीडियोस हैं उनमें हमने 3 चैप्टर आपको क्लियर किए हैं और उनमें शायद मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। एक बिलियन पार्ट सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो मैंने उसमें दिया है आप लोगों के लिए, और एक चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको पढ़ा चुका हूं। और इसके बाद आज मैं यहां पर एक 3rd यूनिट के साथ आप लोगों के लिए एक बार फिर लेकर आया हूं और टॉपिक हमारा रहेगा आज का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या आता है। पहली बात तो अगर हम बोर्ड एग्जाम को देखें तो बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक यूनिट जो भी शेयर की गई है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, उसमें 4 से 5 नंबर का प्रत्येक यूनिट कंट्रीब्यूट लगभग करती है। कभी कभी 1 नंबर कम हो जाता है और कभी कभी वो 1 नंबर बढ़ जाता है। तो बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, और यहां इसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। देखिए, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या होती है या उनका वेग क्या होता है, वेग को कैसे निर्धारित करते हैं और वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि वेग के आधार पर किस तरीके से अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है, किस तरीके से अभिक्रियाओं के वेग परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं। इस आधार पर हमने अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांट रखा है। तो अभिक्रियाएं इसके हिसाब से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्लो रिएक्शंस है और दूसरी होती है फास्ट रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस होती हैं और स्लो रिएक्शन इनको क्या कहते हैं, हम मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, ये मंद अभिक्रियाएं हैं। मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रियाएं, और दूसरी होती है तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं। तो स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखिए, स्लो रिएक्शंस वो होती हैं, मंद अभिक्रियाएं वो होती हैं जो अपेक्षाकृत धीमी गति से होती हैं, जिन पर हम किसी भी फिजिकल फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद में उसमें दर में या वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम मार्क कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी होती है फास्ट रिएक्शंस, और फास्ट रिएक्शंस वे होती हैं जो तीव्र गति से होती हैं, जिनका वेग अपेक्षाकृत अधिक तेज होता है
मंद अभिक्रियाओं से अगर तुलना करें तो। इसमें हम एग्जाम्पल की अगर बात करें कि स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, देखिए स्लो रिएक्शंस का मतलब हो गया कि वे अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ समय लेती हैं, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंट कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और पूर्ण होने में कुछ समय लेती हैं। जैसे मान लीजिए उनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट लग रहे हैं या कुछ घंटे लग रहे हैं या कुछ और अधिक समय लग रहा है, तो वो अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं होती हैं। और जो फास्ट अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में समय नहीं लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं पर जनरली हम किसी भी फिजिकल फैक्टर का एप्लीकेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। स्लो रिएक्शंस, इनका एक नाम और होता है कि जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उनको हम आणविक अभिक्रियाएं या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर, इनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहते हैं, आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो धीमी गति से होती हैं। और दूसरी जो फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन को हम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां पर आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं, आयनिक रिएक्शंस, क्योंकि जो स्लो रिएक्शन होती हैं वो अणुओं के बीच होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, और जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो मोस्टली आयनों के बीच होती हैं और आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें हमें एक चीज और देख लेना है कि हम कुछ एग्जाम्पल स्लो रिएक्शन के देख लेते हैं और कुछ फास्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम स्लो रिएक्शन में एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल एरो 2HI। यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन दो तत्व आणविक अवस्था में एक दूसरे से संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों तत्व अपनी आणविक अवस्था में संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। इसी में अगर हम आयनिक रिएक्शंस की बात करें तो आयनिक रिएक्शन जो होती है या फास्ट रिएक्शन जो होती है ये आयनों के बीच में होती है और इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत अधिक होता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, और इसमें उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल देख लें। उदासीनीकरण क्या होता है, किसी भी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। जैसे कि NaOH प्लस HCl और इसमें NaCl प्लस H2, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर फास्ट रिएक्शन में हम और बात करें तो फास्ट रिएक्शन में अपघटन अभिक्रियाएं भी आती हैं। अपघटन अभिक्रियाओं में फॉर एग्जाम्पल, अपघटन अभिक्रियाओं में एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो अपघटन अभिक्रियाओं में एग्जाम्पल है KClO3 टू KClO3। इसको हम गर्म कर देते हैं, गर्म कर दिया तो ये बन जाएगा 2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। तो
ये KClO3 क्या होता है? KClO3 जो है ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट। एक चीज हमें यहां पर ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, अगर हम इसे नोट पॉइंट में बोलें तो वो भी ठीक रहेगा। वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शंस आर नॉट यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी के दृष्टि से अति तीव्र और अति मंद अभिक्रियाएं उपयोगी नहीं होती हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, या कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ महीने या साल भी लग जाते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं इतनी ज्यादा तीव्र वेग से होती हैं कि वो कुछ क्षण में ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं भी केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती हैं। तो मॉडरेट टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिन पर रासायनिक बल गतिकी में, इसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जिस प्रकार से एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, उसी प्रकार से एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया दर के बराबर होता है। एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया दर के बराबर होता है। अगर मान लीजिए किसी क्षण या किसी भी समय हमें किसी अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी हो, जिसे हम तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंट वेलोसिटी की अगर बात करें, हम किसी क्षण अभिक्रिया के वेग की बात करें, तो अभिक्रिया वेग मान लेते हैं यहां पर कि जैसे कोई भी रिएक्शन एक हो रही है, कोई भी पदार्थ ए है और अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है, और अगर इस अभिक्रिया में हम दर की बात करें तो मान लीजिए जब अभिकारक ने अभिक्रिया करना शुरू कर दिया है, यानी वो अभिक्रिया कर रहा है, उस समय हमारे पास कोई भी एक समय, हमने एक समय ले लिया है कि समय हमारे पास dt हमने ले लिया समय, ये अल्प समय है, और पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन ये मान लीजिए dx है, पदार्थ की x मात्रा है जिसमें dx चेंज हो रहा है। तो अभिक्रिया दर किसके बराबर होती? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dx अपॉन dt के बराबर, dx अपॉन dt के बराबर। इसके बाद हम एक और चीज इसमें देख लेते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट अभिक्रिया दर क्या होता है। बात करते हैं विशिष्ट अभिक्रिया दर की, कि विशिष्ट अभिक्रिया दर क्या होती है। जैसे कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि पदार्थ ए है जो अभिक्रिया करने के बाद प्रोडक्ट बना रहा है। पदार्थ ए
अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। और अगर इस पदार्थ के लिए हम अभिक्रिया दर देखें तो यहां पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया दर dx/dt ये समानुपाती हो जाएगा अभिकारक A के सक्रिय द्रव्यमान के या एक्टिव मास के। यदि हम अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को एकांक ले लें या इकाई ले लें तो इकाई लेने पर क्या होगा कि यहां dx/dt बराबर, और यहां पर समानुपाती नियतांक लगा देते हैं k, और यहां सक्रिय द्रव्यमान A हो जाएगा। यहां k जो होता है इसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। तो k बराबर क्या होता है? k बराबर होता है वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट या इसको हम रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। अब यहां पर अगर हम अभिकारक A की सांद्रता को या मोलर सांद्रता को हम एकांक ले लें तो एकांक लेने पर यहां dx/dt जो है वो k के बराबर हो जाएगा या वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर हम एक बार देख लें तो इस कंडीशन में हमें मिलता है कि dx/dt बराबर k। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर की हम परिभाषा कर सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया दर के बराबर होता है, और इस कंडीशन को ही हम विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं इसके आगे के पोर्शन के साथ, इसके आगे के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर पढ़ाया गया कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप अवश्य कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह से हमें मोटिवेट करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।